हेलो गाइस, ये हमारा थर्ड वीडियो है जो कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास बेवनस हिंदी, जो कि 10 जनवरी सैटरडे को होने वाला है। उसमें हमारे इससे पहले वाले हमारा जो सेकंड वीडियो था उसमें लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स मतलब टिप्पणी वाला जो क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट वाला उसका पार्ट था रीतिकाल की जो काव्यधारा है रीतिबद्ध काव्यधारा। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम रीतिबद्ध काव्यधारा को डिस्कस करेंगे। रीतिबद्ध काव्यधारा जो कि रीतिकाल की एक प्रमुख काव्यधारा है। ठीक है, रीतिकाल की एक प्रमुख काव्यधारा है रीतिबद्ध काव्यधारा। और इसमें मतलब हमें रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताएं भी बता सकते हैं। वैसे ये शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये एज ए नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में। तो रीतिबद्ध काव्यधारा और उसकी विशेषताओं को हम लिखेंगे। तो इससे पहले हमें रीतिकाल के बारे में जानना ज़रूरी है कि रीतिकाल क्या होता है। उसके बाद ही हम रीतिबद्ध काव्यधारा को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहले हम रीतिकाल के बारे में जानेंगे। रीतिकाल मतलब जिसका समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो रीतिकाल से आशय हिंदी साहित्य के उस काल से होता है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति एवं प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति बन गई थी। अर्थात मतलब उसमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस पर आधारित रचनाएँ हो रही थी विभिन्न कवियों के द्वारा। इस काल को उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल आदि नामों से भी जाना जाता है। रीति, कवित्व रीति एवं सुकवि रीति जैसे शब्दों का प्रयोग इस काल में बहुत होने लगा था। हो सकता है आचार्य शुक्ल जी ने इसी कारण इस काल को रीतिकाल कहना उचित समझा हो। रीतिकालीन काव्य धारा को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा है रीति सिद्ध काव्यधारा और तीसरा है रीति मुक्त काव्यधारा। मान लीजिए ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आता है, तो पहले आप ऐसे रीतिकाल के बारे में बता के उसकी तीनों काव्यधाराओं को डिस्क्राइब करके देन जो काव्यधारा पूछी जाती है उसके बारे में लिखेंगे तो आंसर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, या फिर ये वाला जो क्वेश्चन है एज ए नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है तो आप उसमें ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें ब्लैक एंड ब्लू पेन से जो रीतिकाल हैं उसके विभिन्न नाम हैं, जैसे कि उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। इनको भी हाईलाइट कर सकते हैं ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। ठीक है, अब हम रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में बात करेंगे। रीतिबद्ध काव्यधारा को बताने से पहले रीतिबद्ध काव्यधारा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन में लिखना होता है। तो रीतिबद्ध काव्यधारा मुख्य रूप से वह काव्यधारा है जो संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रतिपादित काव्यांगों के आधार पर लक्षण ग्रंथों के रूप में लिखा गया। अर्थात उसमें मतलब मुख्य रूप से रस, अलंकार, नायिका भेद, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि काव्य सिद्धांतों को ध्यान में रखकर काव्य रचना करने वाले कवि ही रीतिबद्ध कवि कहलाए। मतलब उसमें मेनली तुम्हारे रस, अलंकार, नायिका भेद, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि को मुख्य रूप से कवियों ने अपनी रचनाओं में अपनाया था। रीतिबद्ध काव्य लक्षण युक्त काव्य था। इसमें लक्षणोदाहरण की प्रवृत्ति प्रमुख थी, जो कि रीति ग्रंथों की रचना काव्य शास्त्रीय नियमों में बंधकर की गई, इसलिए इसे शास्त्रीय काव्य की संज्ञा भी दी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इन ग्रंथों के रचयिताओं को रीतिकार कहा। इस संदर्भ में तथ्य ध्यान देने योग्य है कि कवि कर्म और आचार्य कर्म दो परस्पर विरोधी कार्य है। कवि के लिए जहाँ भाव, ऋण व सरल हृदय की आवश्यकता होती है, वहीं आचार्य वर्ग के लिए प्रौढ़ मस्तिष्क, विवेचन, विश्लेषण की शक्ति की उपेक्षा हुआ करती थी। इसी प्रकार मतलब रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में बता देना है। हमारी जो रीतिबद्ध काव्यधारा थी इसके प्रमुख आचार्य थे हमारे केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि ये कवि दरबार में मात्र सम्मान और धन पाने हेतु ही रचना करते थे, बल्कि रचना का कवि हृदय भी रखते थे। परंतु समय की मांग के अनुसार एक बंदी बंदाई लिख पर इन्हें काव्य रचना करनी पड़ी।
मतलब मुख्य रूप से इनका उद्देश्य धनोपार्जन करना, मतलब धन अर्जित, मतलब राजा से धन लेने का नहीं था, लेकिन ये समय ही वह था जिसमें मतलब रीतिकाल या श्रृंगार काल, मतलब श्रृंगार प्रधान रचनाएं हो रही थी। इसलिए इन्होंने भी मुख्य रूप से, क्योंकि कोई भी रचना तब भी होती है जो समाज या सोसाइटी की डिमांड होती है, उससे के अकॉर्डिंग रचनाएं की जाती है। तो इसी प्रकार ये जो कवि थे रीतिबद्ध काव्य धारा के, इन्होंने रचनाएं की थी। इसी प्रकार अगर आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना हो तो उसके कुछ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवि है उनको बता के उनकी रचनाओं के बारे में बता देते हैं, तो वो ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव हो जाता है। तो जैसे कि हम बता रहे हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि निम्नानुसार है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। देन हमारे जो कवि है भूषण, इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके देन लाइन नीचे अंडरलाइन करके देन लिख सकते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों में भूषण, मतलब जो कविराज जो भूषण है ना, वो रीतिकाल की जो रीतिबद्ध काव्य धारा उसके सबसे प्रमुख कवि हैं। इन्होंने श्रृंगारिकता की सीमा से बाहर निकालकर वीर रस से युक्त रचनाओं का प्रणयन किया। रीतिबद्ध काव्य धारा में भूषण एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू राष्ट्रीयता के भाव की रक्षा करते हुए वीरों के हृदय में ओज का स्वर फूंका। भूषण की रचनाओं में शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास आदि प्रमुख हैं। मतलब ये जो इनकी जो रचनाएं ये सभी वीर रस पर आधारित, मतलब इन्होंने रीतिकाल में होने के बाद भी रीतिकालीन ढंग से, मतलब श्रृंगार रस पर आधारित वीर रस से युक्त अपनी रचनाएं रची है। ठीक है। शिवा बावनी में औरंगजेब के अत्याचार और क्रूरता का चित्रण तथा शिवाजी की प्रशस्ति मिलती है। मतलब उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर या वीर रस प्रधान रचनाएं की, इसलिए उन्होंने अपनी राजाओं की प्रशंसा भी उसमें की है, उनकी वीरता का चित्रण किया है। शिवराज भूषण एक लक्षण ग्रंथ, इसमें अलंकारों का विशद विवेचन हुआ है तथा उदाहरण स्वरूप लिखे गए छंदों में वीर रस का ही परिपाक देखने को मिलता है। मतलब अगर आप अपन भूषण के बारे में बताते हैं कि जो रचना है शिवराज भूषण या शिवा बावनी, तो उसमें यह भी बता सकते हैं कि इसमें अलंकारों का विशेष विवेचन मतलब कविवर भूषण के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से इनकी जो रचना है छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक में चंपत राय के पुत्र छत्रसाल की प्रशंसा में लिखे गए पद मिलते हैं। इन पदों में छत्रसाल की वीरता व पराक्रम आदि का बड़ी ही सजीवता के साथ वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार भूषण को डिस्क्राइब करते टाइम हम ये लिख सकते हैं कि भूषण रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, लेकिन उन्होंने मतलब जो रीतिकाल की जो परिस्थितियाँ थी, परिवेश थी, उससे बाहर निकलकर वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से शिवाजी पर रचनाएं लिखी, जैसे शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक जो उनकी रचना है वो महाराजा छत्रसाल पर आधारित हैं। और इसी प्रकार हमारी रीतिबद्ध काव्य धारा के दूसरे सबसे प्रमुख कवि देव हैं। ठीक है। रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों में देव का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। देव इनका उपनाम था। इन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही भावविलास नामक ग्रंथ की रचना कर अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में भावविलास, भवानी विलास, रसविलास, देवचरित, काव्य रसायन, अष्टायाम आदि प्रमुख है। रीति निरूपण एवं रीति की व्याख्या देव ने अपनी प्रारंभिक कृति भावविलास में की है, जो कि इन्होंने 16 वर्ष में रची थी। शब्द रसायन में काव्यशास्त्र के प्राय सभी अंगों या उपअंगों का चित्रण मिलता है। रसों में ये रसायन श्रृंगार रस को अधिक महत्व देते हैं। चूँकि ये रीतिकाल की एक प्रमुख काव्य धारा, इसलिए इसमें श्रृंगारिकता की प्रधानता है। इन्होंने तात्पर्य वृत्ति नामक चतुर्थ शब्द शक्ति को भी स्वीकार कर इसे महत्व दिया। मतलब शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, लेकिन इन्होंने चतुर्थ शब्द शक्ति को भी अपनी रचनाओं में बताया है। तो जो हमारे देव थे ये हमारे दूसरे सबसे बड़े कवि है रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के। जो हमारे तीसरे कवि हैं केशवदास जी, मतलब इनका भी रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूषण और देव का है। ठीक है। तो केशवदास जी रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में केशवदास का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीरदेव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका उल्लेखनीय है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया रस एवं अलंकार संबंधी लक्षण ग्रंथ है, जबकि रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है जिसमें इन्होंने श्री राम के जीवन का वर्णन किया है। अगर आप जैसे रीतिबद्ध काव्य धारा को डायरेक्टली रीतिबद्ध काव्य धारा की डेफिनेशन इंट्रो में लिख के उसकी विशेषताएं लिख देते हैं, तो
उसके उतने मार्क्स मतलब एवरेज मार्क्स ही मिलते हैं। लेकिन पहले आप रीतिकाल को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी कौन कौन सी काव्यधारा है, 3 काव्यधारा है उसको बताते हैं। देन रीतिबद्ध काव्यधारा को डिस्क्राइब करते हैं। देन उसके कवियों को बताते हैं, उनके बारे में, उनकी रचनाओं को डिस्क्राइब करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और आपके पेजेस भी लगभग 6-7 पेजेस आराम से भर भी जाते हैं। ठीक है, अब हम प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाओं को वैसे तो हमने डिस्क्राइब किया, ऐसे डायरेक्टली एक ऐसा चार्ट बना के भी बता सकते हैं। वो 3 कवि तो हमने देख लिए, उसके अतिरिक्त कवि हमारा चिंतामणि जी हैं, जिनके रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजिल, कृष्णचरित, काव्य विवेक, रामायण गीत, गोविंद, चौतीसा आदि, ये मतलब बहुत सारी रचनाएं हैं। इसमें से 1-2 याद करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं। दूसरे हमारे सबसे प्रमुख कवि मतीराम जी हैं, जिनकी रचनाएं रस राज, साहित्य संसार, लक्षण, श्रृंगार, फूलमंजरी आदि। जसवंत सिंह की भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास। देव जी की भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, प्रेक्ष विलास, पावक विलास, राधिका विलास। ठीक है, कुलपति मिश्र की रस रहस्य, श्रृंगार सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, युक्ति तरंगिणी, नक्षिक आदि। उसी प्रकार भिखारी दास की विष्णु पुराण भाषा, नाम प्रकाश, शतरंज शतिका, रसारायण, छंदावरण, पिंगल, काव्य निर्णय। उसी प्रकार पद्माकर जी की पद्मभरण, जग विनोद, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, सुखदेव मिश्र की वृत्त विचार, छंद विचार, रसार्णव। मतलब रीतिकाल उसकी काव्यधारा को डिस्क्राइब करना और रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में थोड़ा बताना। अगर ये शॉर्ट नोट्स में आता है तो इसमें आप थोड़ा कम करके लिख सकते हैं, और अगर ये डायरेक्टली आपका 15 मार्क्स का या 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म में अच्छे से समझा के लिखना है, एक्सप्लेन करके। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन में रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताएँ पूछी जाती हैं तो उसको पहले ऐसे रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता ऐसे लिख के इसको हाईलाइट कर देना है, मतलब ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके लिखना है। फिर बताना है कि रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य रचना का विकास एवं विस्तार जिन तत्कालीन परिवेश और परिस्थिति में हुआ था उसे देखते हुए साहित्य सर्जन का प्रयास स्वाभाविक ही था। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की दरबारी संस्कृति में विकसित होने वाली काव्य रचना का वह स्वरूप तत्कालीन शासकों की रुचि अभिरुचि से परिचालित संचालित हो, यह नितांत स्वाभाविक ही नहीं वरन उसकी अनिवार्य विषमता भी कही जा सकती है। ऐसे राजश्री में अपना आकार और स्वरूप ग्रहण करने वाली रीतिबद्ध काव्य रचना की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन और विश्लेषण यहाँ उपक्षित है, जिसे निम्नवत रेखांकित किया जा सकता है। हमारी जो रीतिबद्ध काव्यधारा की सबसे प्रमुख विशेषता वो है शास्त्रीयता का परंपरागत आधार। मतलब रीतिकालीन काव्य की रचना या जो रीतिबद्ध काव्यधारा थी उसकी रचना प्रमुख रूप से काव्यशास्त्रीय सिद्धांत थे। मतलब काव्यशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको आधार बनाकर मतलब जो कवि थे उन्होंने अपनी रचनाएं की थी। काव्यशास्त्री व्यापक अध्ययन के बगैर समझ में नहीं आती, और ऐसे आप मतलब ऐसे ऊपर लिख के ये ब्लैक पेन से ये सारी चीज़ें ऐसे हाईलाइट करके लिख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, और साइड में मतलब थोड़ा सा स्पेस दे के लिखेंगे तो वो पेज भी फुल फिल हो जाएगा आपका और अच्छा लगेगा मतलब देखने में भी। रीतिकाल की कविता समझने के लिए एक विशेष प्रकार की दीक्षा उपेक्षित है। इसका कारण यह है कि इस कविता में काव्यशास्त्रीयता की प्रबलता है। उस समय सभी कवि रस, अलंकार, छंद और नायिका भेद का अध्ययन करके सर्जन प्रवृत्त होते थे, इसलिए उनकी कविता का वास्तविक अर्थ तभी खुल पाता है जब पाठक को भी उन काव्यांगों की जानकारी हो। ठीक है, रीतिबद्ध कवियों द्वारा अधिकांशतः अभिव्यक्त पक्ष को प्रमुखता देने के कारण काव्य का बाह्य पक्ष काव्यशास्त्रीय तत्वों से बहुत अधिक बोझिल हो गया। इसमें से थोड़ा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये थोड़ा सा शास्त्रीयता का परंपरागत आधार है, तो ये बता देना है कि मुख्य रूप से रीतिबद्ध काव्यधारा की रचना इसमें शास्त्रीयता मतलब काव्य शास्त्र के जो नियम थे उसको आधार बना के की गई थी। और इसके बाद ये जो कोट कर रखा है इसको आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बता देना है कि इसमें रीतिबद्ध काव्य रचना अधिकांश भाग एकांगी होगा, जिसका बाह्य कले हुए रस, छंद, अलंकार, बाह्य कलेवर रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद आदि के अतिशय प्रसंग के कारण बहुत दूर और बनावटी हो गया। उसके लिए काव्यशास्त्री रीति नीति के सम्यक समय से आवश्यक है। कमोबेश सभी ख्यात रीतिबद्ध कवियों को काव्यशास्त्रीय ज्ञान के बिना समझने में कठिनाई होती है। वस्तुतः शास्त्रीयता रीतिबद्ध कविता सर्वत्र भारी पड़ी है, जिसे उसकी प्रमुख विशेषता कहा जा सकता है। मतलब रीतिबद्ध काव्यधारा में काव्यशास्त्रीय सिद्धांत है। इसका मतलब ये होता है कि जिसको काव्यशास्त्र के बारे में जानकारी होती है वही इन सिद्धांतों को और इन कवियों की रचनाओं को आसानी से समझ सकता है, इसलिए हमें इसकी एक प्रमुख विशेषता कह सकते हैं। दूसरी हमारी सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी अलंकारों के प्रति विशेष आकर्षण। मतलब
रीतिबद्ध काव्यधारा प्रमुख रूप से रीतिकाल की काव्यधारा जो कि श्रृंगार प्रधान काल ही हैं, इसलिए इसमें अलंकारों को विशेष महत्व दिया गया है। मतलब रीतिबद्ध काव्यधारा में अलंकारों को विशेष महत्व है। रीतिकालीन साहित्य की प्रस्तावना अलंकार विवेचन की पीठिका पर ही आधारित है। आचार्य कवि केशवदास अलंकारवादी आचार्य कवि जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के अलंकार विवेचन की परंपरा को रीतिकाल में स्थापित करने का स्थूल प्रयास किया एवं काव्य में अलंकारों के महत्व को स्वीकार किया। उनकी रचना कविप्रिया अलंकार विवेचन का ही ग्रंथ है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य कवियों ने भी मुख्य रूप से अपनी रचनाओं में अलंकार को प्रधानता दी है। तो ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी, अलंकारों के प्रति विशेष आकर्षण। तो इसके आप डायरेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारी जो रचना है केशवदास जी की कविप्रिया वो भी अलंकार प्रधान है, और इसमें डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि इन अलंकारों की प्रधानता थी, और मतलब मुख्य रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता थी, लेकिन कहीं कहीं मतलब भूषण जैसे कवियों ने वीर रस का भी प्रयोग किया है, क्योंकि जस्ट आदिकाल था, भक्तिकाल था, उसके बाद रीतिकाल आया था, तो कुछ कुछ भाग उसका मतलब आदिकाल का भी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अब राजा तीसरी हमारी सबसे प्रमुख विशेषता है राजाश्रित प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति। स्वाभाविक सी बात है कि रीतिकाल था, श्रृंगार प्रधान रचनाएं हो रही थी, तो सभी जो कवि होते थे वो बस यही चाहते थे कि कैसे भी करके अपने अपने राजा का दिल लुभा कर, मतलब दिल लुभा कर उनसे पुरस्कार प्राप्त करें, इसलिए सभी ये चाहते थे। ठीक है, इसलिए उनमें उनके बीच में प्रतिस्पर्धा परस्पर बनी रहती थी। कवियों के मध्य राजस्व प्रतिस्पर्धा की व्यापक प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। इसका कारण संबंधित कवियों द्वारा राज्यसभा में सम्मान प्राप्त करने की उच्च आकांक्षा रही है। ठीक है, ये हमारा हो गया। कवियों द्वारा उपरोक्त राजस्व की तलाश तथा तलाश पूरी होने पर स्वतंत्र काव्य व्यक्ति से अलग सत्ता की काव्य रचना का प्रयास। मतलब मुख्य रूप से जो कवि होते थे वो मनोरंजन प्रधान रचनाएं करते थे, मतलब ऐसी रचनाएं करते थे जो कि राजा को भी पसंद आ जाए, उन्हें मतलब पर्याप्त पुरस्कार भी मिले, सम्मान भी मिले। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्याश्रित मतलब राजा आश्रित या राज्य पर आश्रित प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा में होती थी। चौथी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी प्रकृति के उद्दीपक रूप की प्रमुखता। ठीक है, राजसिक दरबारी संस्कृति की कृत्रिम परिश्रम में काव्य सर्जन करने वाले रीतिबद्ध कवियों के पास स्वतंत्र रूप से प्रकृति के स्वच्छंद स्वरूप का स्वाभाविक और नैसर्गिक चित्र खींचने का अवकाश ही नहीं था। मूलतः अंशतः नारी सौंदर्य के बहुरंगी चित्र प्रस्तुत करने वाले रीतिकाल की कवि की दृष्टि स्वतंत्र चित्रण को नज़रअंदाज कर देती। मतलब मुख्य रूप से श्रृंगार रस पर आधारित रचनाएं होती थी, इसलिए मुख्य रूप से वो जो है ना नारी के नक्षिक सौंदर्य का वर्णन करते थे ज़्यादातर कवि, उनका प्रकृति पर ध्यान नहीं जाता था। ठीक है, रीतिकाल की कवि दृष्टि स्वतंत्र चित्रों को नजरअंदाज कर देती है। हाँ, नारी सौंदर्य श्रृंगार के परिप्रेक्ष्य में उन्हें उद्दीप्त करने वाले प्रमुख उत्पादन के रूप में प्रकृति के मोहक रूप का प्रसंगानुकूल चित्रण करने में रीतिबद्ध कवियों का कोई सानी नहीं, मतलब उनका कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं, मतलब उनका बराबरी में कोई नहीं है। श्रृंगार के दोनों पक्ष मतलब श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग में मिलने का वर्णन होता है, वियोग में बिछड़ने का। कि व्यापक वर्णन में प्रकृति उद्दीपन के रूप में प्रमुख सहायिका बनकर सर्वत्र विद्यमान है। रीतिबद्ध कवियों ने राजस्व में रहने तथा उसके विलासी और श्रृंगारिक परिवेश के अनुरूप वृत्तिकाश्रित पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कारपूर्ण काव्य रचना की व्यवस्था के कारण कि काव्य प्रकृति बिंबों के स्वाभाविक नयनाभिराग चित्रण के सहज दृष्टि तो नहीं उभरे, पर नायक नायिका के प्रेमालाप प्रसंगों के कायिक आंगिक एवं वाचिक भावाभियों में उद्दीपक प्रकृति ने उन कवियों को सर्वत्र आकर्षित किया है। वस्तुतः रीतिबद्ध काव्य कविता में प्रकृति उद्दीपन रूप से चौचौर या मतलब चारों ओर अवस्थित है। तो इसमें मुख्य रूप से यही है कि प्रकृति के उद्दीपक रूप की प्रमुखता, मतलब रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा थी, श्रृंगार रस पर आधारित थी, मतलब नारी के सौंदर्य का चित्रण हुआ है, उसका नक्षिक वर्णन हुआ है, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, इसलिए किसी का प्रकृति की ओर ध्यान नहीं गया है। लेकिन जहाँ जहाँ पर नारी के सौंदर्य का वर्णन हुआ है, अगर वहाँ पर प्रकृति थी तो उसको भी कहीं कहीं दिखाया गया है, रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा में थी। ठीक है, इसके बाद पांचवी सबसे बड़ी विशेषता हमारी ब्रज भाषा का लालित्य। इसका मतलब यह है कि रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा में जो है ना ब्रज भाषा की प्रमुख रूप से प्रधानता थी। रीतिबद्ध रीति काव्यधारा में ब्रज भाषा का जैसा माधुर्य और लालित्य दृष्टिगत होता है, वैसा इससे पूर्व उस रूप में नहीं मिलता। इस काल की कवि ब्रज भाषा का जो संश्लिष्ट रूप हमें दिखाई देता है, वह इस बात का प्रमाण करता है कि इस समय तक ब्रज भाषा का काव्य सामर्थ्य पूरी तरह से विकसित और परिपक्व हो चुका था। इसका मतलब यह है कि मतलब ब्रज भाषा का संपूर्ण विकास हो चुका था। सभी कवि अपने जो रचनाएं होती थी उसमें ब्रज भाषा का अच्छी तरह से प्रयोग करने लगे थे, और ब्रज भाषा के स्वरूप सामर्थ्य को अपेक्षा अधिक संतुलित और समुन्नत बनाने में
रीतिकालीन कवियों ने बहुत अधिक योगदान दिया है, जिसमें देव, मतीराम, सेनापति, पद्माकर आदि कवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान ब्रजभाषा की उन्नति और विकास में दिया है। ब्रजभाषा की चरम उन्नति दिखाई देती है। इस प्रकार पहले रीतिकाल को डिफाइन करना है, उसके 3 काव्य धारा को बताना है, देन कवि को बताना है, उनकी रचनाएं बतानी है, रीतिकाल की विशेषताएं लिखनी है, उसमें एक एक दो एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट टर्म में हम देख लेते हैं सारी चीज़ें। ये हमारा क्वेश्चन था जो कि 10 मार्क्स में आ सकता है, या डायरेक्टली एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा या रीतिबद्ध रीति सिद्ध या रीतिबद्ध रीति मुक्त या रीति मुक्त काव्यधारा। ठीक है, तो ये स्पेशली हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, बी ऑनर्स हिंदी। ठीक है, हाँ, तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं शॉर्ट में सारी चीज़ें। तो हमें क्या करना है, मतलब ये क्वेश्चन आता है चाहे 15 मार्क्स में आए 10 मार्क्स में आए, पहले रीतिकाल को डिफाइन कर देता है, जो कि बहुत ही इजी डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है। और ये जो इनकी 3 प्रमुख काव्य धाराएँ हैं, इनको आप डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। ठीक है, देन हमें रीतिबद्ध काव्य धारा के बारे में बता देना है कि क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि जिसमें से भूषण है, इन्होंने श्रृंगार रस पर प्रधान नारी रचनाएं होने के बाद भी वीर रस पर आधारित रचनाएं की हैं, जिसमें से इनकी ये रचनाएं प्रमुख हैं। ठीक है, पहले कवि हमारे भूषण, जो कि सबसे प्रमुख कवि है रीतिबद्ध काव्यधारा के। ठीक है, अब इसके बाद हमारे दूसरे प्रमुख कवि थे देव, जिसमें से इनकी रचनाएं बता देनी है। तीसरे प्रमुख कवि थे केशवदास, इनकी रचनाएं भी बता देनी है। ठीक है, इस प्रकार अगर आप चार्ट के थ्रू भी लिखना चाहते हैं तो ऐसे चार्ट बना के 2-4 कवि याद कर लेनी, उनकी दो रचनाएं याद कर लेनी, तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। 10 अगर हमें रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं बतानी है तो पहले इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लेना है, फिर अंडरलाइन कर लेना है, देन लिखना है, थोड़ा सा बताना है, डिस्क्राइब करना है, देन विशेषता स्टार्ट कर देनी है। इसमें लगभग 4-5 विशेषता तो होनी चाहिए, और बीच बीच में जो चीज़ें आपको अच्छी लगे वो आप कोट कर सकते हैं। जैसे ये है, तो इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है वो 2-4 लाइनें भी आप देख के कोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारी फर्स्ट विशेषता शास्त्रीयता का परंपरागत आधार था। मतलब ये, इसका मतलब यही है कि मुख्य रूप से जो रचनाएं थी वो काव्यशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित थी, ये बता देना है। ठीक है, और दूसरा हमारा अलंकारों के प्रति विशेष आकर्षण। ठीक है, इसका प्रमुख मतलब ये है कि मुख्य रूप से अलंकार प्रधान रचनाएं थी, चूँकि श्रृंगार प्रधान रचनाएं होगी तो स्वाभाविक से बात है कि वहाँ पर नक्शे वर्णन होगा, अलंकारों की प्रधानता भी होगी। ठीक है, हमारी तीसरी सबसे प्रमुख विशेषता थी राजर्षि प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति, जो कि श्रृंगार मतलब श्रृंगारिक काल था, तो सभी चाहते थे कि कैसे भी करके राजा से पुरस्कार प्राप्त हो, इसलिए वे बस राजा को प्रसन्न करके उनसे पुरस्कार पाना चाहते थे, दरबार में सम्मान बनाना चाहते थे, इसलिए उनके बीच में परस्पर प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। हमारी चौथी प्रमुख विशेषता है प्रकृति के उद्दीपक रूप की प्रमुखता। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि श्रृंगार प्रधान रचनाएं हो रही थी, इसलिए नारी का मतलब सौंदर्य चित्रण किया जाता था, नक्शिक वर्णन किया जाता था, किसी का प्रकृति की ओर ध्यान नहीं जाता था, इसलिए वहाँ पर नारी का उद्दीपक प्रकृति का उद्दीपक रूप हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, इसमें जो हमने पहले रचनाएं देखी थी विभिन्न कवियों की, उनमें से एक एक दो यहाँ पे कोट कर सकते हैं, उन कवियों के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट पाँचवीं सबसे बड़ी विशेषता थी हमारी ब्रजभाषा का लालित्य। मतलब इसमें मतलब सबसे प्रमुख रूप से ब्रजभाषा की प्रधानता थी, मतलब ब्रजभाषा का विकास या उन्नति जो हुआ था ना, इसी के दौरान हुआ था, मतलब रीतिबद्ध काव्यधारा में ही हुआ था। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा केशवदास, भूषण, देव, मतीराम आदि इन्हीं सभी कवियों का है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़। हमारा मतलब 3rd वीडियो था, और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 15 या 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आने वाला है वो है। इसके बाद के वीडियो भी हम यहीं पे अपलोड करेंगे, इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स for the exam of 10th of January Saturday for DSC। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो था, फर्स्ट क्वेश्चन, और इससे के बाद आगे वाले क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा था रीतिबद्ध काव्यधारा पर आधारित। ठीक है, और इसके बाद आगे के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम से पहले फर्स्ट सेमेस्टर।
तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चाहे वो आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हो या अदर कॉलेजेस के। थैंक यू गाइज़।